नमस्कार। 2019 के आम चुनावों के नजदीक आने के साथ साथ अब ये चर्चा शुरू हो गई है देश भर में कि क्या मोदी सरकार की धमाकेदार वापसी होगी। जो पिछली बार 2014 में बहुमत मिला था उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या वो अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में इसे अब मोदी युग कहा जा रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का क्या चमत्कार होगा, किस तरह से वो वापसी करेंगे, इस सब पर बहुत तेजी से बहस चल रही है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और इन इरा ऑफ मोदी, जिसे आजकल कहा जाता है मोदी युग, उसके लेखक श्री आर.के. सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, आपका बहुत स्वागत है। आजकल चर्चा हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के बाद मोदी युग की। आप समझते हैं, आपने जो किताब लिखी इन इरा ऑफ मोदी, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि मोदी युग है ये? देखिए, क्या है कि कुछ महान नेता होते हैं जो अपना छाप जनमानस पे, अपने आचरण से, अपनी कार्य पद्धति से और अपने कामों से, अपने विचारों से इतना डालते हैं कि जनमानस उनके काल को उनके युग के नाम से जानता है। अब दीनदयाल उपाध्याय जी के युग को दीनदयाल युग कहा जाता है, अटल जी के समय को अटल युग कहा जाता है। उसी तरह मोदी जी का काल जो है इतना प्रभावी है कि मोदी युग कहा जाता है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं इस देश में, ऐसे नेता हैं जिनको कि अब महात्मा गांधी को कैसे कोई भूल सकता है। वो महात्मा गांधी भी इस युग के महान विचारक रहे हैं, लोहिया भी रहे हैं, जयप्रकाश नारायण भी रहे हैं। तो मोदी युग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। 4 वर्षों में 5 वर्षों में मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो तो लोगों के लिए 40 वर्षों में संभव नहीं हो पाया। मोदी एज ए लीडर, जब आपने 4 वर्ष के कार्यकाल की चर्चा की है, तो मोदी एज ए लीडर आप किस तरह से फोकस करते हैं कि उनका चरित्र जो है, उनका जो पहचान जो है? मोदी के लीडरशिप की खासियत यह है कि मोदी का समर्पण देश की आम जनता के प्रति रहा है। कहने वाले लोग गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, अपने नाम के पीछे गांधी भी लगा लिया लोगों ने, लेकिन गांधी को कहाँ माना? गांधी को के विचारों को माना नहीं। गांधी ने कहा था कि भाई जो पंक्ति का आखिरी आदमी है उसके हिसाब से विकास का मॉडल बनाओ। आखिर 70 साल में तो विकास का मॉडल वैसा नहीं बना। सर्वप्रथम मोदी ने सबका साथ सबके विकास का मॉडल बनाया। जो भी योजनाएं थी मोदी जी के युग में, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वोट बैंक, ये देख के नहीं किया। जो लाभ मिला सबको मिला। बैंक अकाउंट खुलना है तो सबका खुलेगा, गैस का सिलेंडर बंटना है तो सबका बटेगा, झोपड़ी में अगर बत्ती जलनी है तो सबके झोपड़ी में जलेगी। ये कौन सोचता है? इसलिए ये मोदी का युग तो अभूतपूर्व युग है। और आप समझते हैं कि मोदी जी ने जो फैसले किए हैं, मोदी सरकार ने जो फैसले किए हैं, उसमें कई फैसले पॉलिटिकल रिस्क वाले फैसले थे। जैसे नोटबंदी के फैसले को लोगों ने कहा कि एक बड़ा रिस्क था, पॉलिटिकल रिस्क। दूसरा जीएसटी को लेकर था। तीसरा एक बड़ा फैसला था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी सफलता को लेकर हिंदुस्तान की जो हम लोगों की आदतें हैं उसमें उस तरह के बड़े फैसले को देखिए, मैं ये आपने 3 बातें कही, मैं तीनों पे बात करूंगा। नोटबंदी के फैसले को जो लोग गलत बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको नोटबंदी से उनको व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, जनता को तो नहीं हुआ है। और इसका कितना लाभ हुआ है, इसके लिए ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा, एक उदाहरण दूंगा। 70 साल में हम
टैक्स पेयर के बेस को आबादी का 3% कर पाए थे, उसको 6% किया हमने। ये मामूली बात है क्या? टैक्स पेयर का बेस अगर दुगना हो गया तो क्या नोटबंदी का परिणाम नहीं लगता है? लोगों ने जब देखा कि अब काले धन की संस्कृति यहां नहीं चलेगी तो टैक्स देना शुरू किया, और एक बार जो टैक्स नेट में आ गया तो हर बार तो टैक्स भरेगा ही ना। कम भरे ज्यादा भरे वो बात अलग है। टैक्स के तंत्र का जो भ्रष्टाचार है उसके क्लीन होने में कितना वक्त लगेगा ये बात अलग है। लेकिन 3 करोड़ के जगह 6 करोड़ लोग टैक्स भरना शुरू कर दिए कि नहीं कहिए? पहली बात। जीएसटी की बात कह रहे हैं, जीएसटी से कुछ है तौबा जरूर मचा, क्योंकि पहले जो माल का मूवमेंट होता था, जो परिवहन होता था, उसमें कुछ 1 नंबर में होता था, कुछ 2 नंबर में होता था, अलग अलग खाते रखे जाते थे। अब जीएसटी के तंत्र से आप जो कुछ भी उत्पाद करेंगे या उसका वितरण करेंगे, आपको एक आखिरी पॉइंट पे, कंजम्पशन पॉइंट पे आपको जीएसटी देना है। और यही नहीं है कि कंज्यूमिंग पॉइंट पे जीएसटी अगर लिया गया तो सिर्फ उसका लाभ उसी को मिलेगा। जो ऐसे प्रदेश हैं जो कंज्यूम कम करते हैं लेकिन प्रोड्यूस करते हैं, या प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं तो अब भी कंज्यूम कम करते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि कैसे उसको हम समन्वय बैठा के रखें। लेकिन आप देख लीजिए कि जीएसटी लागू होने के बाद 1 वर्ष में क्या स्थिति में सुधार आया है, कितना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये तो बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरी बात आपने कही स्वच्छता की। अब आप देख लीजिए, इसी परिसर में आप जहां बैठे हुए हैं, ये पहले आगे देखते तो आपको पता चलता कि किस तरह का इसका मेंटेनेंस था। अब तो कम से कम सरकारी संस्थाएं भी सफाई के लिए कर्मचारी रखने लग गए हैं, मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, प्लेटफॉर्म की सफाई हो रही है, एयरपोर्ट की सफाई हो रही है, सड़कों की सफाई हो रही है, शौचालय बन रहे हैं। क्या दिख नहीं रहा है? अब तो ये स्थिति आ गई है कि गांव में अगर माताएं खुले में शौच करने जाती हैं तो स्कूल जाने वाली बच्चियां हाथ पकड़ के खींचती हैं कि तुम गलत काम कर रही हो। कोई बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे अगर पेशाब करने की कोशिश करता है तो 4 लड़के ढेला फेंकते हैं। ये स्थिति कहां थी? क्यों नहीं सोचा? गांधी ने कहा था स्वच्छता, तो गांधी की स्वच्छता को 70 साल लग गए समझने में लोगों को कि आपका देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि खाओ पियो और उसके बाद जो है चादर और तकिए के खोली से जूता पोंछ के और निकल जाओ। ये धर्मशाला है क्या? ये आपका घर है, तो साफ रखिए, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। एक बात कही जाती है कि सरकारें जो हैं वो बिचौलियों से चलती थी अभी तक, क्योंकि जो मीडिएट करने वाले लोग हैं, खासतौर से डिफेंस डील्स में और डील्स में, मोदी सरकार में जो सबसे बड़ी बात हुई कि बिचौलियों को खत्म करने की एक बड़ी एक्सरसाइज हुई। तो आपको नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए एक खतरनाक रिस्क भरा फैसला था? नहीं, देखिए, अगर आप कुछ सख्त फैसले अगर करेंगे तो उसमें रिस्क तो होता ही है। अगर मान लीजिए आपकी किडनी खराब हो गई है और किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो 100 में 2 आदमी मर भी सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, कुछ सक्सेसफुल होगा, कुछ नहीं होगा। हार्ट बाईपास में भी लोग मर जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा फैसला था। तो राजनीति में जो व्यक्ति काम करने आया है उसको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका आगे आने वाले चुनाव पे वोट में क्या असर पड़ेगा और लोग क्या सोचेंगे, जनता का परसेप्शन क्या होगा। अरे भाई, तुम्हें तो ये सोचना है कि जनता ने अगर वोट दे के तुम्हें कुर्सी पे बैठाया है तो निर्णय लो। सारे निर्णय गोलगप्पे की तरह नहीं हो सकते।
मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चल सकता यहाँ। यहाँ तो आपको मीठा भी खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, विषपान करना होगा तो गरल पान, आपको महादेव शिव शंकर बन के गरल पान भी करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई समझौता करेंगे तो फिर वही होगा जैसे 70 साल की स्थिति है, वही स्थिति बने रहेगी। सर, एक जमाने पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता अडवाणी जी ने कहा था मोदी जी के लिए कि ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। अब वो मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन देखा भी हमने कि सब लोग हर तरफ से कोई ना कोई उनकी आलोचना करता रहा, लेकिन मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन आज मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गया। इस बदलाव को, इस बड़े सफर को आप कैसे देख रहे हैं? विजय जी, आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, that popularity of a person is directly proportionate to the critics he has. जिसके जितने अधिक आलोचक होंगे ना, आप समझें कि वो बहुत लोकप्रिय आदमी है। तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई समझदार आदमी इसकी चिंता नहीं करता है और मोदी जी भी नहीं करते, इसलिए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। सर, आप बीजेपी के साथ और संघ के साथ इतना लंबा आपका रिश्ता रहा है। एक अभी जब चर्चा कर रहे थे हम, तो अटल जी और अडवाणी जी की बात हुई, तो उस जोड़ी को अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी माना जाता था, हिंदुस्तान की एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जोड़ी थी। उसके बाद अब जो है मोदी और शाह की जोड़ी, अमित शाह जी की जोड़ी को माना जाता है। अब इन दोनों जोड़ी को किस तरह से कंपेयर कर? देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया एक है जो कि नई पीढ़ी का निर्माण होना चाहिए, नए नेतृत्व का विकास होना चाहिए। ये काम दीनदयाल जी ने बखूबी किया। दीनदयाल जी ने अटल जी को आगे बढ़ाया, अटल जी से 3-4 साल छोटे अडवाणी जी को उसके बाद तैयार किया, अडवाणी जी से 3-4 साल छोटे मुरली मनोहर जोशी जी को तैयार किया। ये उन्होंने किया। बाद में किसके कारण क्यों ये प्रक्रिया रुक गई, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब अगर मोदी जी अमित शाह जी को बढ़ा रहे हैं तो नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। अभी मोदी जी को लेकर जब शपथ ग्रहण हुआ था 2014 का, तो सार्क देशों के सभी प्रधानमंत्री उसमें आए थे, जिसमें नवाज शरीफ भी आए थे, लेकिन हम लोग भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर बहुत आगे नहीं बढ़ पाए और अभी तल्खी चल रही है। विदेश मंत्री जी ने, सुषमा स्वराज जी ने अभी कहा भी कि बोली और गोली साथ नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के राज में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत पाक रिश्तों में कोई बदलाव या सुधार हो सकता है? देखिए, मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं और बहुत ही अद्भुत प्रयास किए हैं। नवाज शरीफ के घर पहुंच गए अनौपचारिक ढंग से, इससे और तो ज्यादा कोई दरिया दिली या जिंदा दिली नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई शैतान है जो कि मान ही नहीं रहा है, तो कभी कभी सख्ती तो बरतनी पड़ेगी। अभी आपने गांधी सरनेम का जिक्र किया था, गांधी सरनेम का जिक्र आपने किया था। अभी मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, जो इस समय एक नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ चुनौती के तौर पर रहेंगे जब भी चुनाव होंगे। वो एक महागठबंधन बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि महागठबंधन जो है मोदी सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कोई चुनौती हो सकता है 2019 का? वो महागठबंधन बना ले, जनता तो उसको महाठग बंधन मानती। सारे ठग इकट्ठे हो गए, सबका चरित्र देख लीजिए, चाल देख लीजिए, चेहरा भी देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। ये भ्रष्टाचार से लिप्त लोग क्या ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का मुकाबला करेंगे जो कि हृदय से सन्यासी व्यक्ति है? लेकिन वो बोफोर्स और राफेल को मुकाबला करके एक नई बहस शुरू कर रहे हैं। राफेल एक कूटनीतिक समझौता है दो देशों के बीच में। राहुल गांधी के मामा की दलाली नहीं है उसमें। क्वात्रोची नहीं है इसमें कहीं पर। मोदी का कोई रिश्तेदार नहीं है, क्या बात करेंगे ये? एक और अहम मुद्दा मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा, आप भी इससे जुड़े रहे हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर।
अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद, संघ, साधु संतों ने भी कहा कि अब बेसब्री हो रही है, अब ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता। आप इसको कहीं रास्ते पर जाता देख रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आपने भी देखा है जमाना, हमने भी देखा है। 1992 में यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के टाल मटोल की वजह से जन सैलाब जो वहां इकट्ठा था उग्र हुआ और ढांचा जो कि उसमें कुछ होता नहीं था, कोई मस्जिद वस्जिद नहीं था, बस हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बाबर के सेनापति मीर जाफर ने वो बना दिया था, एक मंदिर को तोड़ के उसको ढा दिया लोगों ने। अब फिर वो मामला घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कहीं पर भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उस जगह पर मंदिर नहीं है, कोर्ट में प्रमाणित हो चुका है। वो इशू सिर्फ ये है कि बंटवारा करने का अधिकार हाई कोर्ट को है क्या? कोई बंटवारे का पिटीशन तो था नहीं, तो टाइटल का पिटीशन था। सुप्रीम कोर्ट को यह बताना है कि भाई टाइटल अगर सही है और वहां नीचे मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण से वो सिद्ध है कि वहां नीचे मंदिर है, वैदिक प्रमाण से वो सिद्ध है कि वहां मंदिर है, सारे साक्ष्य हैं और कोई भी दूसरे पक्ष के पास कोई कागज नहीं है, किसी तरह का टाइटल नहीं है, तो उसका फैसला करे। अब जो सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी के फांसी को रोकने के लिए 3 बजे सुबह कोर्ट बुला सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता के लिए जल्दीबाजी में सुनवाई करके उस पर फैसला दे सकती है, सबरीमाला पे फैसला दे सकती है, जो ऐसे विवादास्पद चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वो 100 करोड़ के आस्था के प्रश्न को टालते चली जाए। कानून समाज के लिए है या कोर्ट के लिए पूरा समाज खड़ा है, ये तो समझने की बात है। इसीलिए जब शाहबानो के केस में पलटा जा सकता है और राजीव गांधी कानून बना सकते हैं, जब इंदिरा गांधी के केस में पलटा जा सकता है और कानून दोबारा बन सकता है, कई पूर्वोदाहरण हैं, तो सरकार को हिम्मत पूर्वक आगे आके 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करते हुए कानून बना के और पूरे 67 एकड़ को स्थानांतरित कर देना चाहिए विश्व हिंदू परिषद को, ताकि भव्य राम के मंदिर का निर्माण। जी, आखिरी सवाल सर कि 2019 को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2019 के आम चुनाव, क्योंकि आप राजनेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ आपका इतना जुड़ाव रहा है और पत्रकार दृष्टि भी आपकी है, तो 2019 के चुनाव नतीजे क्या कहते हैं आप? देखिए, 2019 का चुनाव ऐसा चुनाव होगा जिसमें कोई बराबरी तो छोड़ दीजिए, सामने कुछ रहेगा नहीं। मोदी जी का मैदान साफ है, ज्यादा मजबूती के साथ घर घर में दिल दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। और मैं एक पत्रकार के हैसियत से आपको बताना चाहता हूं कि भले राजनेता जो आकलन करें, ड्राइंग रूम में कॉफी की चुस्कियां लेके जो भी बात करें लोग, जो वोट नहीं देने वाले लोग हैं, मोदी जी एक एक झुग्गी तक पहुंच चुके हैं और जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए मोदी जी 2014 के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएंगे और पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं भारतीय के लिए। हम हैं हिंदुस्तान समाचार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें